तो आप लोगों का स्वागत है आदर्श की ऑनलाइन क्लास में। आज का ये जो वीडियो है ना हमारा वो होने वाला है क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट पादप प्रजनन के बारे में। तो पादप प्रजनन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी विधियां कौन कौन सी है वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपके लिए, कम से कम 8 नंबर का ये चैप्टर है, बहुत बड़ा है। तो इसको आप इन जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना और एक एक चीज को आसानी से समझना ताकि आपके लिए ये चीजों को समझना आसान हो जाए। तो देखिए आज के वीडियो में सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की डेफिनेशन उस चीज को समझने के लिए काफी जरूरी होती है। तो हम चर्चा करते हैं पादप प्रजनन की परिभाषा क्या है और पादप प्रजनन होता क्या है। इससे पहले मैं आपको कुछ इसकी जो हिस्ट्री उससे इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपका, कि आप सब जानते हो कि जो इंसान है वो हमेशा से पौधों के साथ इंटरेक्ट रहा है, उनसे जुड़ा हुआ रहा है। तो उसमें होता क्या है कि जो इंसान है वो लगातार उसके ऊपर अपनी रिसर्च कर रहा है, अपने शोध कर रहा है और पादप के ऊपर शोध करके उनके गुणों में सुधार करके अपने लिए उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बना रहा है। अब बात यह आती है कि सबसे पहले आपने 11th क्लास में पढ़ा है मेंडल के बारे में। मेंडल के जो वंशानुगति के प्रयोग थे, तो मेंडल ने 1856 में ही पौधों के ऊपर अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने वंशानुगति के नियम दिए और उसके बाद में आए हमारे निल्सन और एहिल। निल्सन और एहिल इनके सहयोगियों ने क्या किया, सन 1900 में सिंगल प्लांट सिलेक्शन की एक थ्योरी बनाई और उस थ्योरी के अंदर पौधों के में गुणात्मक जो चेंजेस आए थे ना उनके बारे में बताया। और ये जो थ्योरी थी ना ये क्रांतिकारी थ्योरी साबित हुई पादप प्रजनन के क्षेत्र में। उसके बाद में क्या हुआ, आए जोहानसन, ये नाम याद रखना, जोहानसन, वो आए 1903 में और वो क्या लेकर के आए, प्योर लाइन सिलेक्शन, यानी कि शुद्ध वंशक्रम की चयन विधि को। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके पादप प्रजनन के क्षेत्र में। इन सभी विधियों का अध्ययन हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर लाइन से। तो देखिए निल्सन, एहिल, जोहानसन और मेंडल ये तीनों जो थे ना वो पादप के प्रजनन क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन को लेकर के आए थे। अब हम चर्चा करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि जो पादप प्रजनन है एक्चुअल में इसकी जो परिभाषा है हम वो किस तरह लिखेंगे। एकदम सिंपल है, काफी इजी आपके लिए और समझना भी आपके लिए काफी आसान है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिए, पादप प्रजनन होता क्या है। पादप प्रजनन होता क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ये ध्यान से। अगर आपके पास नोटबुक है ना तो उसके अंदर एक क्विक नोट्स आप अपने लिख लो ताकि याद करना आसान रहे। तो इसमें आप क्या लिखोगे, पादप के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाना पादप प्रजनन कहलाता है। पादप प्रजनन कहलाता है। तो समझिए इस चीज को, एक नंबर की डेफिनेशन मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आप सभी जानते हो कि हर पौधे के अंदर जीन पाए जाते हैं और पादप प्रजनन की जो विधि है ना उन्हीं को टारगेट करती है। जीन के अंदर क्या करती है, वांछित परिवर्तन। ये ध्यान रखो, ये मेन चीज है। कुछ बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं और वो कहते हैं कि सर आपने हमारा काटा क्यों, हमने तो सही लिखा है। इस चीज को ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा है और बच्चे क्या गलती करते हैं। पादप के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाना पादप प्रजनन कहलाता है। इतना क्लियर है। मगर बच्चे क्या लिख के आते हैं, भूल जाते हैं और वो लिख देते हैं कि पादपों में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाना। देखिए पादप में परिवर्तन करना और पादप के जीन प्रारूप में परिवर्तन करना ये दिन रात का फर्क हो गया, ठीक है। तो पादप के जीनों में परिवर्तन किया जाता है
और परिवर्तन करने के बाद उनको मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हो, मैंने जेनेटिक्स के बारे में आपको पढ़ाया था 11वीं के अंदर, तो आप सभी ये जाने थे कि जीन की संरचना में परिवर्तन करके विभिन्न गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी सिंड्रोम जो रिलेटेड जो भी एंजाइम्स थे ना, मैंने उनके बारे में एक एक करके बताया था कि किस तरह से कौन सा जो सिंड्रोम है आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो उसी प्रकार ये जो जीन प्रारूप है ना, उनको अगर आप बदल दोगे तो क्या होगा, पौधे के गुणों में सुधार होगा। एक एग्जांपल देके बताता हूं, आप सब लोग जानते हो कि जो हमारे गेहूं है उनकी अलग अलग किस्में पाई जाती हैं, और उन किस्मों में फर्क क्या होता है कि उन्नत किस्म वाले जो गेहूं है ना, उनको उनके जीन प्रारूप में बदल करके उनको हाई क्वालिटी के जो वीट्स होते हैं ना उनमें बदल दिया जाता है, जिससे एक तो बेनिफिट ये होता है आपका कि जो गेहूं होंगे उनकी जो ब्रीड होगी वो ब्रीड की जो पैदावार है ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और उनसे जो गेहूं निकलते हैं ना उनकी पैदावार भी अच्छी होती है और गेहूं भी आपको उच्च क्वालिटी के मिलते हैं। अब देखिए, ये सब करने के पीछे रीजन क्या था, क्या कारण था कि पादप प्रजनन के जो कार्यक्रम है वो चलाए गए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है, समझाओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान से समझना। आपका टॉपिक है कि पादप प्रजनन के लाभ बोल दो, इसके उद्देश्य बोल दो कि क्या होंगे, इनको ध्यान से समझना। आप क्या क्या उद्देश्य हैं जिसके कारण पादप प्रजनन को अपनाया गया, इतने इसके ऊपर खर्चा हो रहा है, इसको क्यों लिया गया काम में, वो सब आप देखिए। नंबर 1 जो पॉइंट है ना इसको, वो है अधिक उपज। ध्यान से समझना इस चीज को, अधिक उपज। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर आपके पॉइंट आता है पादप के गुणों में सुधार। पादप के गुणों में सुधार। गुणों में सुधार के बारे में जो तीसरा आपके लिए पॉइंट है वो है कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्में। देखिए, सब लोग जानते हैं कि जो फसलों को कीट है ना वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और रोग भी। ठीक है, तो रोग और कीट काफी ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनसे बचने के लिए इस तरह की किस्मों का निर्माण किया जाए जो कीटों के प्रति भी प्रतिरोधक क्या गुण रखे और रोग के प्रति भी क्या रखे, अपनी प्रतिरोधकता रखे। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये 100% उनसे बचाव कर लेगी या उनसे बच जाएगी, मगर कुछ हद तक ये फसलें क्या होंगी, इनसे लड़ने में सक्षम होंगी ताकि फसलों को कम नुकसान हो। यह है एक तो पादप प्रजनन का तीसरा उद्देश्य। चौथा देखिए, अधिक दक्षता वाली किस्में, यानी कि आप सब लोग जानते हो कि प्लांट्स के लिए जो हमारा ये एनवायरनमेंट है ना वो काफी स्ट्रगल वाला है, उनको जीवन यापन करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, इस पादप प्रजनन के कार्यक्रम के द्वारा ऐसी किस्मों का निर्माण करते हैं जिनकी जो कैपेसिटी है, एक लेवल को सहन करने की जो उनकी दक्षता है, उनकी क्षमता है वो बढ़ जाए, और जो पौधे हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर खुद को ढाल सके, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में ढाले रखें। एग्जांपल में देता हूं, राजस्थान का टेम्परेचर आप सबको पता है, हमारे लिए भी असहनीय होता है, वो 50 डिग्री तक 52 डिग्री तक चला जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है ना वो हमारे प्लांट्स के लिए काफी हार्मफुल होता है। तो पौधे क्या करें, उनके अंदर इस तरह के जेनेटिक्स चेंजेस किए जाए कि वो खुद को उन टेम्परेचर के अंदर भी बचाए रखें और उनके लिए वो कम नुकसानदायक हो। तो एक तो ये हो गया अधिक दक्षता वाली किस्में। फिर आता है शीघ्र पकना। ये चीज समझने वाली है। भारत की जो जनसंख्या है ना वो दर प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, ये आप समझ लो। तो उससे क्या होता है कि लोगों की मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है मगर उत्पादन उतना थोड़ी बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो वैज्ञानिक है, जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं, इस तरह की किस्मों का निर्माण करते हैं जिनके अंदर शीघ्र पकने का गुण पाया जाता है। ध्यान से समझना कि इस तरह की किस्मों का निर्माण किया जाता है जिनमें शीघ्र पकने का गुण होता है, यानी कि जो फसलें हैं उनको बोने में यदि परंपरागत समय लगता है 6 महीने 8 महीने का, तो उनकी किस्में इस तरह की उन्नत कर दी जाए कि वो जो किस्में है कम से कम 3 महीने में ही पक करके तैयार हो जाए और उनको मार्केट के अंदर जो कमी है ना उनकी पूर्ति की जा सके और बढ़ती हुई आबादी के लिए भी अनाज की उपलब्धता करवाई जा सके।
फिर आता है समकाल पकना। आप सब लोगों ने मिश्रित कृषि का एग्रीकल्चर में भी पढ़ा होगा, जानते होंगे मिश्रित कृषि, एक फसल के साथ में दूसरी फसल को बोना मिश्रित कृषि कहलाता है। इससे बेनिफिट भी होता है, कम जगह के अंदर भी 2 या 2 से अधिक फसलें लगाई दी जाती हैं, जिससे आपके उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो समकाल पकना उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सम का अर्थ है, ध्यान दो, शब्द है आपका समकाल, यानी कि समान समय। इस चीज को ध्यान से समझना, यहां पर होगा समान समय, ठीक है। यानी कि एक साथ एक ही समय पर एक ही समय में वो फसलें पक करके तैयार हो, वो होता है समकाल। और होता क्या है कि जब 2 फसलों को बोया जाता है, चलो एग्जांपल लेते 3 फसलें एक किसान ने अपनी खेत में लगा दी, और दिक्कत क्या होगी कि अगर वो फसलें अलग अलग समय में पक करके तैयार हो, एक फसल 3 महीने पक गई, दूसरी 6 में पक रही है और तीसरी 12 महीने लगा रही है, तो उससे क्या होगा कि जो किसान होगा उनको भी दिक्कत, क्योंकि उनको बार बार कटाई के लिए खर्चा करना पड़ेगा, उनकी रोकथाम के लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो किसान के ऊपर आर्थिक भार काफी बढ़ जाता है। उसको कम करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, समकालित किस्मों का निर्माण किया। यानी कि अगर 3 किस्में बोई हैं तो वो तीनों किस्में एक साथ पक करके तैयार होंगी। यानी कि 3 किस्में क्या होंगी, एक साथ पक करके तैयार होंगी, जिससे जो किसान है वो उसको एक साथ या सभी को एक साथ में उनकी कटाई कर लेगा। फिर आपका है ये प्रकाश असंवेदिता वाला, यानी कि पौधों के ऊपर आप सब जानते हो प्रकाश का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। तो किस्में ऐसी बना ली जाए जो उस प्रकाश को आसानी से झेल सके। यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रकाश का इफेक्ट ज्यादा है तो उसके लिए वो संवेदनशील हो। उनके अंदर जो असंवेदनशीलता है, यानी कि उनको उसके प्रति मैच्योर से जो चीजें रोक रही है, उनकी नकारात्मक नेगेटिव को उनको हटा दिया जाए, उनकी नेगेटिव सेल्स को हटा दिया जाए, जिससे क्या होगा वो अपने आप को मैच्योर कर पाएंगी उस लाइटनिंग इफेक्ट के अगेंस्ट, जिनसे वो ज्यादा हार्मफुल या उनसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो ये है आपकी प्रकाश है संवेदिता। प्रसुप्ति, ये ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रसुप्ति, प्रसुप्त अवस्था क्या है कि जो हमारी कुछ ऐसी फसलें हैं, जब हम उनको बोया जाता है, एग्जांपल लेता हूं बाजरे का, जब बाजरे को उगाया जाता है तो उसकी कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रसुप्त अवस्था नहीं पाई जाती। यानी कि बाजरे के पकते समय यदि बरसात हो जाए तो उनकी जो बालियां हैं, उनके जो दाने हैं ना, उन बालियों के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं और वो बालियां फट जाती हैं उगते समय, जिससे क्या होता है उन फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होता है और दाने खराब हो जाते हैं। जो किसान है वो ज्यादा उनसे अपना उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए प्रसुप्त अवस्था वाले पादपों को उपयोग में लिया जाता है। ये प्रसुप्त अवस्था वाले पादप क्या करते हैं, अपने गुणों को इस तरह से, यानी कि जो पौधे हैं ना, मैं एक एग्जांपल देके आपको आसानी से समझाता हूं, इस चीज को ध्यान से समझना आपने। ये देखिए, ये है आपका एक प्लांट, और प्लांट के बीच के अंदर जो मान लो एक बाली का मैंने एक डायग्राम बनाया है, ध्यान से समझना। बीच में बाली है जिसके अंदर आपके सारे के सारे जो दाने हैं ना वो इम्प्लीमेंट्स है, ध्यान से देखना इस चीज को। अब बाली के ऊपर प्रसुप्त अवस्था में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर का निर्माण हो जाता है, और ये लेयर क्या करती है, उस बाली को ढके रखती है, जिससे अगर बरसात भी हो गई पकते समय तो वो बरसात इसके अंदर नहीं प्रविष्ट हो पाएगी और जो अंदर दाने हैं ना वो सारे सेफ रहेंगे। अगर वो अंदर पहुंच गई तो क्या होगा, इसको भेद करके अगर पहुंच गई या फिर प्रसुप्त अवस्था नहीं हुई तो दानों को बाली के अंदर ही अंकुरित कर देगी और सारे के सारे दाने फिर सड़ जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। प्रसुप्त अवस्था वाले पौधे ही, यानी कि उन्नत जो बीज होते हैं उनके लगभग सभी गुण पाए जाते हैं, उन्हीं को काम में लेना चाहिए। फिर है आपकी सूखा और लवण रोधी किस्में। आप सब लोग जानते हो राजस्थान की जो भूमि है ना वो सूखाग्रस्त है, यहाँ पर पानी की कमी है और जो पानी है वो खारा है, जिससे मिट्टी के अंदर लवणीयता बढ़ जाती है। तो किस्मों को ये क्या है, हार्मफुल है, ये किस्मों को नुकसान पहुंचाती है, फसलों को हानि पहुंचाती है। सूखा और लवणता ये दोनों फसलों के दुश्मन हैं, तो और दोनों के दोनों क्या करते हैं, हमारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो वैज्ञानिक क्या करे, इस तरह की किस्मों का निर्माण करे जो किस्में क्या कर सके, उस सूखे से लड़ सके और मिट्टी की जो लवणीयता है ना उसको भी वो आसानी से सहन कर सके, ताकि फसलें अपने जो विकास है वो काफी तेजी से कर पाए और उससे लड़ पाए। और जो आपका आखिरी टॉपिक है वो है विषालु पदार्थों से मुक्ति।
इसको हम डिफाइन करते हैं। देखो अभी समझते हैं। आप सब लोग जानते हो जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स उपस्थित रहते हैं। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो फसलों की जड़ों के अंदर जाकर के उनको हानि पहुंचाते हैं। तो ये थे आपके सारे पादप प्रजनन के उद्देश्य, यानी कि क्या कारण है कि पादप प्रजनन को अपनाया गया, इसके लाभ क्या है। अब हम लोग चर्चा करेंगे पादप प्रजनन की क्रियाओं के ऊपर, यानी कि जो पादप प्रजनन के लिए काम किए जा रहे हैं, वो काम करने के लिए हमको किन किन क्रियाओं को करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनके द्वारा हम पादप प्रजनन को सफल बना सकते हैं। तो सबसे पहला उसके अंदर आता है विविधता का उत्पादन। विविधता, भिन्नता। आप सब लोग जानते हो कि विविधता के द्वारा हम फसलों में गुणात्मक परिवर्तन या सुधार ला सकते हैं। आपने बदल बदल के फसलों को बोने का तरीका है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उस तरह की विविधता, मगर आज जो ये आप 12th में पढ़ रहे हो, थोड़ी हाई लेवल की आपकी यहाँ पर चीजें आएंगी। तो विविधता का उत्पादन किन किन विधियों के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है ग्रामीण। इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना इस चीज को आप भी। ग्रामीण ध्यान से समझना, इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और आप जब जेड की तैयारी करते हो तो वहां पर भी इस टॉपिक को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो ग्रामीण असल में क्या होता है, आप इन चीजों को समझना। दो तरह के पौधे, एक तो जंगली पौधे, ध्यान से समझना इस चीज को, जंगली पादप, और एक हो गया आपका फसली पादप। ठीक है, दो तरह के पौधे हमने ले लिए। अब जो मनुष्य है ना, वो काफी पुराने समय से इन फसली पादपों को काम में ले रहा है। फसली पादप एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, गेहूं हो गया, आपका मक्का, बाजरा, ये सारे फसली पादप है, इनको फसलों की श्रेणी के अंदर रखा गया है। अब दिमाग में होगा जंगली पादप कौन से होंगे, जो जंगली फल सब्जियां आप सब लोग जानते हो। एग्जांपल दे देता हूं मैं, लहसुन, इनका भी उपयोग करते हो, अदरक, मशरूम। मशरूम समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो वो जो खुम्बी होती है, सभी लोगों की देखी हुई भी है। तो ये जंगली और फसली पौधों, ध्यान से देखना, इनके ऊपर ही जो ग्रामीण है ना वो डिपेंड करता है, इन्हीं के ऊपर। समझना किस तरह से कि हम इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे, फसली पादपों के साथ, फसली पादपों के साथ जंगली पादपों, फसली पादपों के साथ जंगली पादपों की खेती करना, जंगली पादपों की खेती करना। ध्यान से देखना, आपका ग्रामीण कहलाता है, ग्रामीण कहलाता है। तो इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं दोबारा से। ये इतनी सी डेफिनेशन 1 नंबर की है, दिमाग में बैठा लेना। ग्रामीण के आगे कई टॉपिक आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर बड़ा मैं पहले ही क्लियर कर दूं। फसली पादपों के साथ साथ जंगली पादपों की भी खेती करना ग्रामीण कहलाता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। यानी कि हमें एग्जांपल देखना है कि गेहूं, मक्का की आपने कहीं कहीं भी फसल बो रखी है, और मिश्रित कृषि के तहत उस मक्के की किस्म के साथ साथ किसको बो दिया जाए, लहसुन को, अदरक को, या मशरूम को, या कोई और भी, जैसे जंगली ककड़ी भी होती है, उनकी पैदावार भी की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। जब इन सब को एक साथ उगा दिया जाता है तो वो चीज आपकी ग्रामीण कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जनन द्रव्य संग्रह के बारे में। तो इस चीज को भी ध्यान से समझना, बच्चे इसके अंदर भी गलती करके आते हैं। तो इस चीज को, जनन द्रव्य संग्रह की डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना कि क्या होता है। अब देखिए, इसको भी, ये जो है ना, ये भी ग्रामीण के ऊपर डिपेंड है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूं ग्रामीण इंपॉर्टेंट है। जनन द्रव्य क्या है पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए ध्यान से समझना, फसली पादप, फसली पादप और जंगली पादप, फसली पादप एवं जंगली पादप में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ को सामूहिक रूप से जनन द्रव्य कहा जाता है। मैंने क्लियर कर दी है बात, एक ही शब्द मैंने बोले हैं, उनको ध्यान से सुन लेना। फसली पादप और जंगली पादप में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ को जनन द्रव्य कहा जाता है। कैसे?
सामूहिक रूप में, ध्यान देना इस चीज को, जनन द्रव्य कहा जाता है। ये डायग्राम में जो होलोपैटिक जो ये डायग्राम होता है, इसको एक बार जेट के अंदर पूछा गया था, तो उन्होंने किस तरह पूछा, ध्यान से देखना। ये एक फसल दे दी गेहूं की, इस चीज को ध्यान से समझ लेना, गेहूं की, और एक सामने इसका डायग्राम लगा दिया आपका लहसुन का। तो इस तरह से बन गया, और इसके अंदर प्रश्न आपका बनाया गया कि ऊपर दी गई दोनों किस्मों में किस तरह के अनुवांशिक पदार्थ की चर्चा की गई है, या कौन सा अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है। अब बच्चे वहां पर घूम गए, एग्जाम्पल साफ साफ वहां पर दिया हुआ था, वो अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होगा, जनन द्रव्य। इस चीज को ध्यान दे लेना आप, अनुवांशिक पदार्थ, क्योंकि सामूहिक का अर्थ होता है दोनों मिलकर के जनन द्रव्य का निर्माण करते हैं। एक तो जनन द्रव्य हो गया, वहां पर इसी तरह मिलते जुलते जनन द्रव्य, जनन संग्रह, जनन लिक्विड्स, जनन सॉल्ट, इसी तरह के मिलते जुलते नाम दिए गए थे। तो वो होगा कौन सा, आप इस चीज को पहले ही क्लियर कर लो कि फसली पादप और जंगली पादप में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ को सामूहिक रूप से जनन द्रव्य कहा जाता है। हमारा टॉपिक है जनन द्रव्य संग्रह, तो संग्रह क्या होगा, और जब इस जनन द्रव्य को एकत्रित किया जाता है, जब इस जनन द्रव्य को एकत्रित किया जाता है, तो उस क्रिया को जनन द्रव्य संग्रह कहा जाता है। जनन द्रव्य संग्रह दो प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी उसका टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो दोबारा इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, जनन द्रव्य संग्रह किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या लिखोगे, फसली पादप और जंगली पादप में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ को सामूहिक रूप से जनन द्रव्य कहा जाता है। इट्स क्लियर। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो चीज लिख देना, उसमें कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको उनके जवाब देने की। अब आपका आता है पादप पुनः स्थापन, इस चीज को ध्यान से समझना। पादप पुनः स्थापन यानी कि पुनः का अर्थ क्या है, ये तो आप सभी जानते हैं, दोबारा, ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर है। तो पादप को दोबारा उगाना, आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, आपको साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव करना है। तो किसी एक विशिष्ट स्थान से विलुप्त हो चुकी पादप प्रजाति को पुनः किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उगाना और उन्हें प्राप्त करना पादप पुनः स्थापन कहलाता है। ध्यान से सुन लेना, कुछ बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं। बच्चे क्या लिखते हैं कि किसी विलुप्त हो चुकी पादप प्रजाति को उगा करके उन्हें प्राप्त कर लेना पादप पुनः स्थापन। ये गलत होगा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि जिन स्थान से, मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, कोई जयपुर का कोई क्षेत्र है, आप वो ले लो, या फिर पानी ले लो, जहां पर कोई फील्ड है, खेत है किसान का, वहां पर वो जो फसलें बो रहा था, वो किसी कारणवश या भूमि के बंजर होने के कारण वहां से वो विलुप्त हो गई, ठीक है। अब वहां से तो विलुप्त हो गई, उनको तो वहां प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें प्राप्त कहां करें, कोई दूसरा क्षेत्र पकड़ करके वहां पर उन किस्मों को पुनः जब उगा लिया जाए, तो वो क्रिया आपकी पादप पुनः स्थापन कहलाती है, ठीक है, पुनः स्थापन कहलाती है। ध्यान से सुन लेना, जब किसी विलुप्त हो चुकी पादप प्रजाति को किसी दूसरे स्थान पर उगा करके पुनः प्राप्त कर लिया जाए, तो उस क्रिया को हम पादप पुनः स्थापन कहते हैं। फिर आपके अगला टॉपिक दे रखा है संकरण, वेरी इजी टॉपिक है, आपने 11th क्लास में इस चीज को पढ़ा है, मैंने 2 दिन लगाए थे अच्छी तरह आपको इन चीजों को समझाया था, और सब जानते हैं, काफी इजी टॉपिक है। संकरण क्या होता है ध्यान से समझ लेना, आपकी केवल इसकी डेफिनेशन दी गई है, पूरा डिटेल के अंदर तो आपने 11th में पढ़ लिया है। और अब आप यहाँ पे डेफिनेशन क्या दोगे कि दो भिन्न भिन्न गुणों वाले पादपों में संकरण करा के उन्नत किस्म का निर्माण करना संकरण कहलाता है। दो भिन्न भिन्न गुणों वाली पादप प्रजातियों के मध्य संकरण करा के उन्नत किस्म को प्राप्त करना संकरण कहलाता है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं कि हमने 2 फसलें ली, 2 अलग अलग गुणों वाली किस्में ले ली, और उन किस्मों के मध्य हमने क्या करवाया, ब्रीड क्रॉस करवा दिया हमने। उससे होगा क्या कि यदि किसी किस्म के अंदर रोग प्रतिरोधी का गुण ज्यादा है और एक के अंदर कम है, तो दोनों के मध्य संकरण कराने से जो नई किस्म उत्पन्न होगी ना, तो उनके अंदर भी वो जो रोग प्रतिरोधकता वाला गुण होगा ना, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, और फसलें उन्नत गुणों के साथ साथ रोग प्रतिरोधी गुण को भी धारण कर लेती हैं। फिर संकरण के बारे में आपका आता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के बारे में आप सब लोगों ने काफी समय से पढ़ा होगा। एक्चुअली आप
8वीं 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सब जानते हो कि किसी, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे मगर ये ध्यान रखना, जीव को आपको नहीं लाना, आप लिखोगे किसी फसलीय प्रजाति में अचानक उत्पन्न होने वाले गुणों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये जो गुण होते हैं ना, ये अचानक से किसी लगातार पीढ़ी में नहीं चले जाते, अचानक से एक पीढ़ी में इंप्लीमेंट हो जाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तित गुण कहते हैं। यानी कि किसी पादप प्रजाति में अचानक प्रकट होने वाले गुणों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। फिर आपकी आती है बहुगुणिता, किसी पादप के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या का सामान्य से अधिक हो जाना या 2n से अधिक हो जाना बहुगुणिता को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो गुणसूत्र, एक एग्जांपल देता हूं, किसी एक पादप की प्रजाति में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो है मान लो 26 और अचानक से लगातार संकरण करने के बाद भी उनकी जो संख्या है वो बढ़ करके हो गई 28 या चली गई 30, तो ये चीज होगी बहुगुणिता का इंप्लीमेंटेशन, यानी कि बहुगुणिता का प्रदर्शन करती है। फिर आपका आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है और आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी की हम छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं होती क्या है। हमने पादप प्रजनन में देखा था कि पादप के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाया था। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या होगा, किसी सूक्ष्म जीव या किसी जैविक जीव की जीन संरचना में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाना आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। तो ध्यान रखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग असल में क्या करेगी, पादप प्रजनन में हम पौधों में इंप्लीमेंटेशन कर रहे थे, उनके जेनेटिक जो स्ट्रक्चर थी उनको बदल रहे थे, और एक्चुअल में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किसी जैविक जीव की जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर हम परिवर्तन करेंगे जिससे वो जो जीव होगा वो ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो ये थे आपके वो जो विविधता का उत्पादन करने वाले गुण हैं जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इन सभी चीजों को कंटिन्यू काम में लेकर के आप किसी फसलीय प्रजाति में विविधता को ला सकते हो या भिन्नता को ला सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपकी विविधता वाले टॉपिक। तो ये आपको जो वीडियो है ना, आप क्या करो, इसको ध्यान से देखिए और एक एक चीजों को आप एक क्विक नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में उतार लो ताकि आपको याद करने में दिक्कत न हो। छोटी छोटी जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है उनको आप नोट करो और उनको याद करो। ठीक है।